हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। गुड मॉर्निंग भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे मोदी। वाराणसी में रात को होगा दिवाली जैसा नजारा, पहली बार कई राज्यों के मंत्री होंगे एक साथ। किसानों का आंदोलन खत्म, NH-24 पर अभी नहीं दौड़ सकेगी गाड़ियां, पहले की जाएगी इसकी मरम्मत। हरियाणा के शिक्षा मंत्री का प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा, बोले 5 साल से पहले ड्रेस में बदलाव नहीं, फीस में 5% से ज्यादा की वृद्धि नहीं। क्रैश से पहले हेलीकॉप्टर का वीडियो बनाने वाले शख्स के मोबाइल की होगी फॉरेंसिक जांच। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान फोन जांच के लिए दिए थे आदेश। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लगभग 244 साल बाद रेनोवेशन हुआ। अब भव्य धाम लोकार्पण के लिए तैयार है। सोमवार को संतों, महंतों, धर्माचार्यों, आध्यात्मिक गुरुओं की मौजूदगी में बतौर यजमान पीएम नरेंद्र मोदी पूजन कर बाबा धाम का लोकार्पण करेंगे। शिव और उनकी प्रिय उत्तर वाहिनी गंगा को एक दूसरे से जोड़ने वाले श्री काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता इन दिनों देखते ही बन रही है। धाम के लोकार्पण को देखते हुए काशी को सजाया गया है। सोमवार की रात काशी में एक बार फिर दिवाली मनाई जाएगी और अर्ध चंद्राकर गंगा घाट लाखों दियों की रोशनी से जगमगाएंगे। शिव के बाद राम की नगरी भी पत्नी के साथ जाएंगे सभी सीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। इस ऐतिहासिक पल पर वाराणसी में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री के साथ गुड गवर्नेंस पर चर्चा होगी। साथ ही सभी मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के बाद बस से अयोध्या जाएंगे और वहां रामलला के दर्शन करेंगे। ये पहला मौका होगा जब कई राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ काशी में जुटेंगे। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम को भक्तों को समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री 14 दिसंबर को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ सम्मेलन करेंगे। प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में मुख्यमंत्रियों को गुड गवर्नेंस का मंत्र देंगे। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के घटते मामलों के बीच राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर उचित कदम उठा रही हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अगले हफ्ते से अब शनिवार को भी स्कूल खोलने के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने शनिवार को स्कूल बंद रखने का ऐलान किया था। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा महानिदेशक बंशीधर के साथ बैठक में शनिवार को भी स्कूल खोलने को लेकर आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मानदेय आधारित शिक्षा मित्रों का मानदेय औपबंधिक के समान करने और राजीव नवोदय विद्यालय के संविदा शिक्षकों को मानदेय बढ़ोतरी के लिए भी प्रपोजल मांगा है। हरियाणा में अगले एकेडमिक ईयर से राज्य के स्कूलों में भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करना सिखाया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गीता के श्लोक 5वीं और 7वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। इस गीता महोत्सव कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि युवाओं को गीता का सार अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि गीता में हम सभी के लिए संदेश दिया गया है कि इसके अलावा उन्होंने वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को व्यापक स्तर पर ले जाने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को वाराणसी में काशी विश्वनाथ का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए बीजेपी ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं, लेकिन कॉरिडोर के उद्घाटन से एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की पहल समाजवादी पार्टी ने की थी। हम इससे जुड़े दस्तावेज भी देंगे क्योंकि इस बार हम सबूतों के साथ बात करेंगे। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब इसलिए हो रहा है ताकि सरकार किसानों को दोगुनी आमदनी देने से बच सके। बस ध्यान भटकाया जा रहा है। गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, जिसके चलते तृणमूल कांग्रेस ने गोवा में चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को प्रति माह 5,000 रुपए देने की बात कही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के इस चुनावी वादे के बाद अब वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पी
चिदम्बरम ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। पी चिदम्बरम ने तृणमूल कांग्रेस के चुनावी वादे पर कटाक्ष करते हुए एक ट्वीट किया है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि ऐसे गणित के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए, जहां गोवा में 3.5 लाख घरों में एक महिला को 5,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, जिसका प्रति माह खर्च कुल 175 करोड़ रुपए होगा, यानी 2100 करोड़ रुपए सालाना। ये गोवा के लिए छोटी रकम है, क्योंकि गोवा पर मार्च 2020 के अंत में 23,473 करोड़ का बकाया है। ऐसे में भगवान ही गोवा को बचाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में रैली में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर अपनी बात रखी। रैली के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हिंदुत्ववादी ये सुनकर मुझ पर वार करेंगे। वहीं रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारतवर्ष हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदुत्ववादी नहीं, मैं हिंदू हूँ। दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी, ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ दिल्ली के मंडावली में थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि मीडिया से बातचीत में सांसद संजय राउत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज ने मामले की शिकायत मंडावली थाने में की। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जहां भी लोग हमें बुलाते हैं और जरूरत होती है, वहां हम बैठकें आयोजित करते हैं। साथ ही टिकैत ने कहा कि हम 19 दिसंबर को महाराष्ट्र के वर्धा और 17 दिसंबर को तमिलनाडु जा रहे हैं। बता दें कि कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने और केंद्र सरकार की ओर से किसानों की अन्य मांगे माने जाने के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा बरकरार रहेगा। किसान नेताओं ने कहा था कि किसानों के मुद्दों पर आंदोलन जारी रहेगा। वापसी जाने शुरू हो गए, कल से जा रहे हैं, आज जाएंगे, कल जाएंगे। सामान खोलते रहते हैं क्योंकि वाइंडिंग करना है इसको सबको, तो उम्मीद है कि 15 तारीख तक सब लोग चले जाएंगे यहाँ से। सर, ये जो जनवरी के 15 तारीख को जो मीटिंग हो रहे हैं आप लोगों की, जो लीडर्स की मीटिंग हो रही है, उसमें क्या स्ट्रेटेजी डेवलप? नहीं, वो तो इसके बारे में बातचीत करेंगे सब, क्योंकि इकट्ठे नहीं हुए ना सब। अभी तो एक हफ्ता तो जाने में लग जाएगा सब लोग। और 15 जनवरी का टाइम ये रखा कि क्या क्या चीजें होगी, कोई काम रहेंगे या नहीं रहे, आगे की क्या रणनीति रहेगी, तो वो 15 जनवरी को पहली बैठक एसकेएम की आंदोलन के बाद में होगी। कृषि कानूनों और अन्य मांगों को लेकर चल रहा किसानों का आंदोलन अब खत्म हो चुका है। आंदोलन के दौरान दिल्ली की सीमाओं से लगती सड़कें बंद थी। हालांकि अभी भी हाईवे पर गाड़ियां दौड़ने में 15 से 20 दिन लग सकते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे 24 पर किसान बीते 1 साल से बैठे हुए हैं, जो 15 दिसंबर तक अपने घर की ओर रवाना हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी NH24 आम नागरिकों के लिए अभी नहीं खुल सकेगा। दरअसल NH24 पर जिस जगह किसान बैठे हुए हैं, उस जगह का 1 साल से अधिक समय से निरीक्षण नहीं हो सका है। इसके अलावा फ्लाईओवर पर दरारें भी पड़ गई हैं, जिन्हें ठीक करना बाकी है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी में अभिभावकों की कमर तोड़ कर रख दी है। फीस बढ़ोतरी से परेशान अभिभावकों की समस्याओं को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब इस नियम के बन जाने से अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चल सकेगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल सिंह गुर्जर ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कुछ निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई हैं। हमने नियम बनाया है, कोई भी स्कूल 1 साल में 5% से ज्यादा फीस की बढ़ोतरी नहीं कर सकता। वहीं अगर यूनिफॉर्म की बात करें तो स्कूल प्रबंधक 5 साल से पहले स्कूल यूनिफॉर्म नहीं बदल सकता है। सरकार के इस फैसले से अभिभावकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फीस लगभग दुगनी कर दी। तो ये काफ़ी पीड़ादायक था, और खासकर ऐसे टाइम में जब कोरोना के दौर में अभिभावकों की आमदन कम हो गई थी, तो उसमें ये इतनी फीस देना उनके लिए संभव था। तो वो कंप्लेंट लेके हमारे पास आए थे, कुछ अभिभावकों के संगठन भी हैं, वो भी हमारे पास आए थे कि इस प्रकार से कर दिया। तो हमने उसमें उसी टाइम एक्शन लिया था, और मैंने पहले कहा भी था कि हम नियम बनाएंगे। तो हमने नियम बना दिया कि कोई भी स्कूल जो है वो 5% से ज़्यादा फीस की बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश का वीडियो बनाने वाला व्यक्ति का फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। इसकी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली। बता दें कि 8 दिसंबर को जनरल रावत का MI-17 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया था, जिसमें जनरल रावत, पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनका बेंगलुरु में इलाज चल रहा है। कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर के साथ अब भारत में भी तेजी से पैर पसार रहा है। अब तक ये वेरिएंट देश के 8 राज्यों तक फैल चुका है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र के केस सामने आए हैं, जहां 18 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं राजस्थान में 9 लोग इसकी चपेट में आए हैं। बीते दिन ओमिक्रॉन के 5 और मरीज सामने आए हैं। जो मरीज सामने आए हैं वो चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल से थे। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट मरीजों की संख्या 38 हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के 2 जिलों गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के जिलाधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। जस्टिस अब्दुल मोइन की कोर्ट ने बुलंदशहर के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और जिला मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर के सुहास लालिना केरे यतराज को उनके संबंधित जिलों में सभी ईंट भट्टों को बंद करने में विफल रहने पर नोटिस जारी किया है। दरअसल कोर्ट में सोहनवीर की ओर से दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि 2014 में एक जनहित याचिका में अपने फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश ईंट भट्टा नियम 2012 के उल्लंघन में ईंट भट्टों को चलाने से संबोधित एक सामान्य आदेश दिया था। गुरुग्राम में खुले स्थानों पर जुमे की नमाज अदा किए जाने को लेकर कई हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में खुले स्थानों पर जुम्मे की नमाज अदा किए जाने को लेकर कई हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि खुले में नमाज अदा करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी को सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी को भी दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो बयान था और जो उनका फैसला है वो सरासर गलत है। हमारे मुल्क में खुलेआम अपने मजहब को इस तरह फॉलो करना या इसकी खुली छूट है। मैं मानता कि अगर ये पाबंदी हर किसी मजहब पे होती तो ठीक है ना, फिर ये पाबंदी हम पे भी। लेकिन ये पिक एंड चूज तरीकों से जो ये किया जाता है, इससे सीधा सीधा लगता है कि निशाना सिर्फ एक मजहब के तरफ है, जो कि जिस बात की इजाज़त इस मुल्क की आईन भी नहीं देती। अमेरिका में शुक्रवार और शनिवार को आए तूफानों ने भारी तबाही मचाई है। बता दें कि 6 अमेरिकी राज्य 30 से ज्यादा तूफानों की चपेट में आ चुके हैं। अलग इलाकों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं सैकड़ों लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं केंटकी राज्य में ही 80 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राज्य में आपातकाल घोषित किया है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा तबाही मेफील्ड में हुई है, जिसे सभी साइक्लोन का ग्राउंड जीरो माना जा रहा है। मेफील्ड में एक मोमबत्ती फैक्ट्री के गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। इलिनॉय राज्य में अमेज़न कंपनी का एक वेयर हाउस ध्वस्त हो गया, जिसके मलबे में करीब 100 कर्मचारी दब गए। इसके अलावा अरंगसास में एक नर्सिंग होम की बिल्डिंग ढहने से 20 लोग दब गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया है। बता दें कि सऊदी सरकार ने तबलीगी जमात को आतंकवाद के दरवाजों में से बताया है कि साथ ही सरकार ने इस जमात के लोगों को अगले जुम्मे की नमाज से पहले मस्जिदें खाली करने का आदेश दिया है। वहीं सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब से शुक्रवार की नमाज के दौरान लोगों को
तबलीगी जमात से मिलने की जरूरत नहीं है, साथ ही उनसे किसी भी तरह का संपर्क रखना जरूरी नहीं है। इसमें आगे कहा गया है कि ये संगठन समाज के लिए खतरनाक है। 20 दिसंबर से अलीगढ़ में नुमाइश लगने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नुमाइश प्रदर्शनी में इस बार नए वेरिएंट के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ेंगी। इसी को लेकर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नुमाइश मैदान पहुंच रहे दुकानदारों का कहना है कि अभी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है, बल्कि नुमाइश के इतिहास में पहली बार जिला प्रशासन की तरफ से नुमाइश में लोगों के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। इस बार नुमाइश में पहुंचने वाले लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर नुमाइश का लुत्फ उठा सकेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में किन्नर समाज को सम्मान देते हुए किन्नर महासभा के पायल किन्नर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिसके बाद किन्नर समाज में खुशी का माहौल देखने को मिला। इस खुशी के मौके पर बागपत के बड़ौत शहर में किन्नरों ने ढोलक की थाप पर जमकर डांस किया और मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। साथ ही किन्नरों ने अखिलेश यादव का आभार भी व्यक्त किया। जश्न के माहौल में खुशी से झूमते हुए एक किन्नर ने कहा कि आज हमें खुशी है कि समाज ने हमारे एक किन्नर को समाजवादी पार्टी में पद दिया। हमें भी समाज में बैठने का मौका मिल गया। हमें कोई कुछ नहीं कहता, आज समाज में हमें बिठाया है, हमें बहुत खुशी हुई। जी हाँ, हमने बहुत खुशी मनाई। आज हमें बहुत खुशी हुई है कि समाज ने हमारे किन्नर को इस समाजवादी पार्टी में पद दिया है और हमें भी समाज में बैठने का मौका मिल गया है। अन्य आज तक तो लोग हमें गिरी हुई नज़रों से देखते थे, ये किन्नर है, ये छक्के है, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। आज हमें समाज ने इसे लायक समझा है, हमें समाज ने आज अपने बीच में बिठाया है, हमें बहुत खुशी हुई है। राजस्थान के जौतारण जिले के प्रधानाचार्य की पिटाई करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य ने एक नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत की है, जिसके चलते ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर प्रधानाचार्य की धुनाई कर दी। ग्रामीणों ने राणा इंटरनेशनल स्कूल के संस्था प्रधान संपत पर छात्रा के साथ अश्लील हरकत का आरोप लगाया। साथ ही परिजनों ने संस्थान प्रधान के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट पेश कर मामला दर्ज करने की मांग की। वहीं प्रधानाचार्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सहारनपुर के देवबंद में रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायल पक्ष ने 2 महिलाओं समेत 5 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट और पथराव करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर में नामजद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी। मैं मकान का निर्माण करा रहा था, अपने पड़ोस के रहने वाले रंजित रखे हैं, आगे उन्होंने दीवार दुगल गेट करके मेरे करने की वो करी कोशिश और मेरे बच्चों को मारा। उसके यहाँ से सरकारी अस्पताल में थाने में ले गए, फिर फायरिंग करी उन्होंने मेरे घर में घुस के। वसीम ने कट्टा दिया था, 10 कट्टा, वो उससे फायरिंग करी परवेज ने और मेरे बच्चे को बाल बच गया। कोई तहरीर ही नहीं दी? तहरीर मन नहीं दिएगी। तो फिर भी पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने कार्रवाई करी। सड़क सुरक्षा सप्ताह के आखिरी दिन आज अयोध्या यातायात पुलिस ने वाहनों की चेकिंग करने का अभियान चलाया है। इस दौरान किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आगे और पीछे रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। इस रेडियम रिफ्लेक्टर के जरिए रात में रिफ्लेक्ट हो सकेगा कि कोई वाहन सड़क पर जा रहा है या फिर कोई खड़ा है। इस तरह से अन्य 4 पहिया वाहन में ई-रिक्शा टेम्पो में भी रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सभी वाहन स्वामियों को यातायात के नियम भी बताए गए हैं। सीओ डॉक्टर राजेश तिवारी के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने शहर के नाका पर अभियान चलाया है। वहीं सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों को 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि वो सड़क पर अपनी दुकानें हटा लें। वहीं 1 हफ्ते के अंदर दुकानें ना हटाने पर फिर यातायात पुलिस कार्रवाई शुरू करेगी। सहारनपुर की क्राइम ब्रांच और थाना सरसावा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान सरकारी तेल पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। 8 अभियुक्तों को चोरी किए गए तेल, 6 ड्रम पेट्रोल, 1 ड्रम डीजल, चोरी में प्रयुक्त 2 कार, 1 ट्रैक्टर, 3 देसी तमंचा, 315 बोरा सहित गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच थाना चर्चा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
थाना देहात कोतवाली देहात में हम लोगों ने एक इंटरस्टेट ऑटो थेफ्ट गैंग को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से इनके पास से एक 4 व्हीलर जो कि थाना मसूरी जनपद उत्तराखंड से चोरी हुई थी टेम्पर्ड नंबर प्लेट के साथ, वो मिली है। 5 अन्य बाइकें भी चोरी की मिली हैं। तो हम लोग इनके लिंकेजेस पता कर रहे हैं कि और रिमांड पर लेकिन इनसे पूछताछ होगी कि कहाँ कहाँ और इन्होंने घटनाएं कार्यरत करी हैं, और बाकी जो मोटरसाइकिल्स हैं उनको भी लिंक करने का प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। यूपी के बलिया में डकैती की योजना बना रहे 8 शातिर अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर थाना नगर पुलिस ने नहर पुलिया चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 3 मोटरसाइकिल सहित 8 असलहे, जिसमें 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 3 अन्य तमंचा और कुछ कारतूस बरामद किए हैं। इसके लिए पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा पकड़ने वाली टीमों को 15,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया है। कल रात्रि 11:40 पे 11:12 को एसएचओ नगरा और उनकी टीम के द्वारा टीरा हैदरपुर नहर पुलिया चौराहे के पास राज प्रकाश सिर्फ उर्फ राजन सिंह और उनके 7 अन्य गैंग मेंबर जो कि डकैती की योजना बना रहे थे, डकैती की योजना बनाते समय इनके द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। और उस गिरफ्तारी में 8 असलहे इनके पास से बरामद हुए हैं, जिसमें 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और 3 अन्य तमंचे बरामद हुए हैं। इसके साथ ही कुछ कारतूस भी इनके साथ बरामदगी की गई है। और इसके लिए एसपी बलिया सर ने इस पूरी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। गुड मॉर्निंग भारत के इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।